वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 3rd लेक्चर है। तो ये वीडियो आप जो है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी अपडेट्स जो हैं दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए बहुत सारे पेड बैचेस चल रहे हैं। आप उनको ज्वाइन करके अपनी जो आपकी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको सारा मटेरियल दे दिया जाता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्सनल फीडबैक भी दिया जाता है। तो आप हमारे पेड बैच जो है वो ज़रूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो कई सारे जो है पेड बैचेस चल रहे हैं, तो आप जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है आप पेड बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर। तो हमारा अगला जो पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से। और क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर एक टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वो इन्हें एक बॉर्न लीडर की तरह से जो है पहचाना जाता है। वह एक आदर्शवादी और कर्मठ व्यक्ति थे। उन्होंने जो है 1921 में जब भारत वापस आए तो उसके बाद उन्होंने वो जो है कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने जो है गांधी जी के साथ मिलकर जो है वो काम किया था। और गांधी जी के कहने पर जो है उन्होंने चित्तरंजन दास जी के अधीन जो है वो काम किया था और बाद में उन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बोस जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका क्या स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमेशा से जो है डिमांड रखी थी। जो अर्ली आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी डिमांड जो थी वो डोमिनियन स्टेटस तक ही जो है वो सीमित थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कभी भी डोमिनियन स्टेटस का जो है समर्थन नहीं किया और हमेशा से उनकी डिमांड जो है वो पूर्ण स्वराज की ही रही थी। तो ये जो उनकी जो डिमांड है ये हमें कई सारे इंस्टेंसेस में भी देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी जिसमें कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर जो है इसका पूरी तरीके से जो है विरोध किया था। और यहाँ पे जब आईएनसी का जो लाहौर सेशन था 1929 का, जहाँ पर कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन जो है पास किया गया था, तो वहाँ पर जो है इसका उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया था और इसे पूरी तरीके से जो एंडोर्स किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 इंस्टेंसेस की बात हमने की है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जब 1940 में जब चलाया जा रहा था, ठीक है, तो उसी टाइम पे उन्होंने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस जो है वो रामगढ़ बिहार में जो है इसका आयोजन किया था, जहाँ पे कि उन्होंने बोला था कि हम किसी भी प्रकार से जो है जो हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो हमारा मुद्दा है हम उसमें किसी भी प्रकार का जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक ब्रिटिश जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो प्रॉमिस नहीं करते तब तक हम जो है वर्ल्ड वॉर 2 में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स। ठीक है, विभिन्न जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आंदोलन थे उसमें भी उन्होंने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनका जो है यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जो है उन्होंने भाग लिया था। अगर हम उदाहरण देखें तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो 1920 में चलाया गया था, तो इसमें उन्होंने जो है जब वो 1921 में जब वो वापस आए थे उसके बाद उन्होंने जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो है वो हिस्सा बने थे, जिसके चलते दिसंबर 1921 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में भी जो है अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जब निलंबन किया जा रहा था गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने उसका जो है पुरजोर जो है विरोध भी किया था। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो गांधी इरविन पैक्ट जो था उसका भी उन्होंने जो है वो उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए जो है कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का उन्होंने जो है विरोध किया था और जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चलाया जा रहा था उसमें जो है उन्होंने रेडियो के माध्यम से लोग जो जर्मनी और जापान से वो रेडियो प्रसारण करते थे, जहां पर कि उन्होंने जो है भारतीयों को प्रेरित किया था कि वो इस मूवमेंट का जो है वो हिस्सा बने। ठीक है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष और
और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से जो है कई सारे आंदोलनों में जो है अपनी भागीदारी की थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिवील्ड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को जनता तक उन्होंने बताया था। उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है लोगों में जो एक जो उनके जो अगेंस्ट जो ओपिनियन डेवलप करने में उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही थी। उन्होंने अपने भाषणों के थ्रू न्यूज़पेपर जो है फॉरवर्ड उनका जो न्यूज़पेपर था उसके थ्रू जो है जो भी ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीति थी उसको जनता तक जो है पहुँचाया था। उनकी एक बुक थी द इंडियन स्ट्रगल, जिसमें कि 1920 से लेके 1934 तक के जितने भी जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसमें उन्होंने जो है डिटेल्ड पूरा जो है उसका वर्णन किया है। तो उसके थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो उनका शोषण कर रहे हैं। आज़ाद हिंद रेडियो जो है जो जर्मनी से जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता था और उसके थ्रू उन्होंने इंडियन को मैसेजेस दिया था और वहाँ पे जो है नेशनलिस्ट आइडियाज़ को स्प्रेड करने में जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएनसी लीडरशिप, ठीक है, कांग्रेस का उन्होंने कई बार जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 बार जो है आईएनसी के जो एनुअल सेशंस होते थे उसमें भी जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे और उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो है उनके साथ जो काम किया था। तो उनका मानना था कि जो भी भारत है उसको अगर फ्रीडम चाहिए, अगर उसको स्वतंत्र कराना है तो उसके लिए जो है उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया था और इसी के चलते 1938 में जब वो हरिपुरा सेशन में के जो अध्यक्ष थे वहाँ पर उसमें जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी जो है उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो उन्होंने जो है यहाँ पे 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, ठीक है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। तो वो अपनी लीडरशिप से जो है लोगों को मोबिलाइज करने का काम करते थे, लोगों में जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको जगाने का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। और तो आईएनसी के लीडरशिप से जब उनका कुछ मतभेद हो गया था महात्मा गांधी जी के साथ तो उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और उसी के बाद उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है तो उन्होंने जो है लेफ्टिस्ट आइडियाज़ जो थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए और फ्रीडम के लिए जो उनका जो आक्रामक दृष्टिकोण जो था, एग्रेसिव अप्रोच जो थी उसको अपनाने के लिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है यहाँ पे स्थापना की थी। इसी के बाद हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज को जो है उन्होंने जो है पुनर्गठन किया था जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने 1943 में, ठीक है, उन्होंने 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन किया था ताकि जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो एक हथियारबंद तरीके से विरोध किया जा सके। ठीक है। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो इम्फाल और कोहिमा पर जो है इंडियन नेशनल आर्मी ने जो है वहाँ पर उन्होंने हमला किया था, उस तरफ उन्होंने कूच किया था, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पे सक्सेस तो नहीं मिली थी, लेकिन इससे भारतीयों का जो मनोबल उन्होंने बहुत बढ़ाने में मदद मिली थी और इसी के साथ जो है उनमें एकता की जो है भावना जो है वो जागृत हुई थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दुनिया के जो अलग-अलग हिस्से में रह रहे जो भारतीय थे उनसे संवाद करने, उनसे कम्युनिकेट करने के जो उद्देश्य से उन्होंने 1942 में जो है आज़ाद हिंद रेडियो की भी जो है वो शुरुआत की थी। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अलायंसेस विद एक्सिस पावर्स, ठीक है, तो जो ध्रुवीय शक्तियाँ थी उनके साथ भी उन्होंने जो है गठबंधन किया था। उन्होंने हिटलर के साथ जो है नेगोशिएट किया था। उन्होंने जो है जापानीज़ लीडर जो थे उनके साथ जो है अलायंस फॉर्म किया था ताकि उनसे जो है फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट मिल सके ताकि वो जो है भारत को जो है स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम जो है वो दिला सके।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1943 में जो है उन्होंने जो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ये एक जो है ये एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सिंगापुर में जो है यहाँ पर उसको जो है उसका गठन किया था, जिसके कि उन्होंने खुद ही जो है उसके जो है जो प्रेसिडेंट के रूप में खुद को ही जो है यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया था। और ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसको कई सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहाँ पर भी जो है मान्यता प्राप्त थी, जैसे कि इटली है, जापान है और जर्मनी है। इस इन जैसे देशों में जो है इन सभी जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इनको जो है मान्यता प्राप्त की इसकी जो है मान्यता प्राप्त थी। इसके बाद अगर हम देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड पर जो है उन्होंने कंट्रोल किया था जापान से। तो दिसंबर 1943 में जो है बोस जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पहुंचे थे और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार पर जो है उन्होंने कब्जा किया था जापान से। ठीक है, तो यहाँ पर जापान जो है वर्ल्ड वॉर टू जो था उसके बाद जो है जापान ने जो है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार पर जो है कब्जा कर लिया था और वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार जो है उन्होंने जापान से छीन लिया था और इसका नाम बदलकर शहीद और स्वराज जो है रख दिया था। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आईएनए जो आज़ाद हिंद इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो थी और जो एक्सेस पावर्स जो थी या उनके बीच में जो अलायंसेस था वो इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि यहाँ पर हम लोग जो है ब्रिटिशर्स के चंगुल से जो है वो आज़ादी पा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन को जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया था। वुमेन को फ्रीडम स्ट्रगल में मोबिलाइज करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिली थी, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके अंतर्गत ही एक विमेन रेजिमेंट भी बनाया था, जिसका कि नाम उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो है वो रखा गया था। उनके सोशलिस्ट आइडिया से जो है यूथ पीसेंट्स और वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वो भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने जो है कई सारे जो है पावरफुल स्लोगन्स दिए थे, जैसे कि दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है दुनिया भर के जो भारतीय थे उसमें उन्होंने जो है वो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस जी जो है उन्होंने उन्होंने जो है अ, तो उनके एफर्ट से जो है इंडिपेंडेंस लीग जो है उसकी स्थापना की गई थी, जिसका की उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों को एकजुट करना। ठीक है, स्वतंत्रता संघ जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था जो उसके लिए जो है एकजुट करना था जितने भी जो प्रवासी भारतीय थे। और ये जो इंडिपेंडेंस लीग जो थी, ठीक है, ये बेसिकली जो है ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है यहाँ पे उसने काम किया था और इसने जो है यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ताकि जो है जो आज़ाद हिंद फौज के लिए जो है फंड रेज करने के लिए, इसके साथ साथ जो है यहाँ पे वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जाने में जो है इस इंडिपेंडेंस लीग ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन्होंने जो है इंडियन डायस्पोरा के बीच में जो नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा थे उसको स्प्रेड करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो जो ये जो इंडिपेंडेंस लीग थी, ठीक है, इसने जो है लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था आईएनए को, इंडियन नेशनल आर्मी को, जिससे कि वो जो है कई सारे जो ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट जो कैंपेन्स थे उसको जो है एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी। तो हम जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी थी वो राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट का जो है पूरी तरीके से समर्थन करती थी। और जो कॉलोनियल रूल के जो है खिलाफ जो है उन्होंने बोला था कि सशस्त्र प्रतिरोध पर जो है वो केंद्रित थी, कि अगर जो है गांधी जी के जो अहिंसक तरीके हैं अगर उनसे भी डाइवर्ट होना पड़े और बल का उपयोग करना पड़े स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तो भी जो है वो उसके लिए तैयार थे। ठीक है, तो वो वायलेंट मीन्स जो है उससे भी जो है स्वतंत्रता पर जो है स्वतंत्रता पाने का जो है समर्थन करते थे। तो अगर हम देखें तो जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उन्होंने युवाओं को संगठित करने और जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो था उसको बहुत ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी थी। और वो भी खासकर उन देशों से जो कि ब्रिटिशर्स के जो रूल थे उसके अगेंस्ट थे, ताकि जो है भारत में जो है उनको फ्रीडम जो है वो दिला सकें।
तो सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयासों और विचारों ने लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की और भारत में स्वतंत्रता की दिशा में भविष्य के आंदोलनों का जो है मार्ग प्रशस्त किया था। इसी के साथ साथ नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से। क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, हाउ विल इट इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, आल्सो हाईलाइट इंडियाज करंट स्टैंड ऑन द इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या कारण हैं, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत के वर्तमान रुख पर प्रकाश डालें। तो इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट जो है ये दुनिया के सबसे लंबे और सबसे हिंसक विवादों में से एक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो यहाँ पे जो 19th सेंचुरी है वहाँ पे जो है राइज ऑफ जायनिज्म की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। जायनिज्म क्या है, ये एक मूवमेंट है, ठीक है, जिसमें की बात क्या कही गई थी, जो भी जूइश पॉपुलेशन है उसका पैलेस्टीन को जो है होमलैंड बनाने की बात कही गई थी। इसी के साथ साथ जो है अरब नेशंस में जो है उस टाइम इंडिपेंडेंस, उनकी सोवरेनिटी की डिमांड चल रही थी, जिसमें कि पैलेस्टीन भी जो है वो शामिल था। इसके बाद हम देखते हैं बैल्फोर डिक्लेरेशन। बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये 1917 में जो है ये एक डिक्लेरेशन है जो कि ब्रिटेन द्वारा जो है वो किया गया था। तो यहाँ पर WW1 वर्ल्ड वॉर 1 तक जो है पैलेस्टीन जो है ये ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत था, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ओटोमन एम्पायर को जो है डिफीट कर दिया गया था और पैलेस्टीन जो है ये ब्रिटेन के अंतर्गत जो है वो आ गया था। और उसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 18 से लेके 1920 तक जो है यहाँ पर जो जूइश पॉपुलेशन जो ब्रिटेन में थी उनके खिलाफ जो है बहुत ही ज्यादा एंटी सेंटिमेंट्स थे, जिसकी वजह से जो है ब्रिटेन ने क्या बोला था कि उन्होंने जूइश होमलैंड पैलेस्टीन में बनाने की जो है वो बात कही थी, ये उन्होंने डिक्लेयर किया था, जिसके कारण जो पॉपुलेशन जूइश पॉपुलेशन वहां पे पैलेस्टीन में गई और जो वहां पे पहले से जो पैलेस्टीन की जो पॉपुलेशन थी, पैलेस्टीन एक अरब राज्य है, तो वहां पे जो अरब पॉपुलेशन थी उन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे हमें टेंशन देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में जो है इजराइल का जो है निर्माण किया गया था। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में जो है जो ये पूरा जो लैंड है वहां पे उसको जो है भूमि को यहूदी मतलब कि जूइश और अरब राज्य को अलग करने के लिए विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके कारण पहला इजराइल और अरब युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे इजराइल का गठन हुआ, तो वहां से जो है यहाँ पे इजराइल और अरब वॉर हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो 1961 में जो है 6 डे वॉर हुआ था और इस वॉर के बाद जो है इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने ईस्ट जेरूसलेम और वेस्ट बैंक पर जो है वो कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके कॉजेस क्या है इजराइल और पैलेस्टीन के डिस्प्यूट के, तो ये एक तरीके से क्षेत्रीय विवाद है जिसमें 3 क्षेत्र को लेकर यहाँ पर विवाद बना हुआ है। तो इसमें आता है गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और तीसरा है जेरूसलेम, ठीक है। तो ये हम तीनों ही इसको जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गाजा स्ट्रिप की बात करें, ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप जो है ये इजिप्ट और इजराइल के बीच में जो है यहाँ पे स्थित है और ये जो है मेडिटेरेनियन सी के जो है यहाँ पे ये एक कोस्टल लैंड है जो कि मेडिटेरेनियन सी के जो है किनारे है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1948 में अरब इजराइल वॉर जो हुआ था, इससे जो है, ठीक है, अरब इजराइल वॉर के दौरान ही जो है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप जो है ये इसका जो है गाजा स्ट्रिप जो है ये इसका निर्माण हुआ था और उस टाइम पे इसको इजिप्ट द्वारा जो है यहाँ पर कंट्रोल किया गया था। इसके बाद अगर हम 1967 में देखें तो जो 6 डे वॉर था उसमें इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने यहाँ पर जो है गाजा स्ट्रिप को जो है इसका अधिग्रहण कर लिया था और 1993-94 में जो ओस्लो एग्रीमेंट था उसके अंतर्गत जो है इजराइल ने जो पैलेस्टीन है उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो है वो सौंप दिया था और 2005 में इजराइल ने अपने सभी मिलिट्री और जितनी भी जो उनकी वहां पे पॉपुलेशन थी वहां से उसको जो है हटा दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है ये 2005 की बात है। इसके बाद 2006 में
सॉरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो 2006 में क्या हुआ था कि 2006 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था गाज़ा में, और वहाँ पे जो है हमास, जो कि एक पैलेस्टीनियन का एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसने वहाँ पे जो है वो इलेक्शन को जो है वो जीत लिया था। और उसी के 1 साल बाद जो है यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हमास ने जो है हटा दिया था और उस पर जो है पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो अब फिलहाल में, ठीक है, फिलहाल में जो गाज़ा स्ट्रिप है वो हमास द्वारा जो है वो शासित रीजन है। और यहाँ पर उसी के बाद जो वोटिंग हुई थी, वहाँ पे हमास ने जो है वहाँ पे जब से शासन किया है, तभी से जो है इज़राइल ने वहाँ पे पूरे उसमें जो है गाज़ा स्ट्रिप पे जो है वो एक ब्लॉकेट कर दिया है, एक नाकाबंदी कर दी है, ठीक है? जिससे कि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार के गुड्स और जो लोग हैं उनकी आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। तो पैलेस्टीन का इस पे ये स्टैंड है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है हो रही है। यहाँ पर इसकी वजह से ब्लॉकेट के कारण जो है यहाँ पर पावर सप्लाई नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा, लोगों के पास खाना नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पैलेस्टीन का जो स्टैंड है कि यहाँ पर इज़राइल ने जो कंट्रोल किया है उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। लेकिन इज़राइल का इसमें स्टैंड है कि ये उसने अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है, ताकि गाज़ा में किसी भी प्रकार के वेपन्स जो है वो ना पहुंच पाए। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो गाज़ा स्ट्रिप के जो लेकर जो है वहाँ पे विवाद बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक अगर हम देखें तो ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है जो कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में जो है वो स्थित है। अगर हम 1948 की बात करें तो इज़राइल और अरब के वॉर के बीच में जो है ये जो वेस्ट बैंक जो है ये जॉर्डन द्वारा जो है यहाँ पर उसको ऑक्यूपाई किया गया था। लेकिन 1967 में, ठीक है, जो 6 डे वॉर था उसमें इज़राइल ने जो है यहाँ पर उसको जो है जो वेस्ट बैंक है उस पर अधिग्रहण कर लिया था, जो कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसने उसको जो है यहाँ पर जो है गैर कानूनी जो है वो माना था। तो तब से लेकर अब तक जो है इज़राइल ने वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में जो है 140 से भी ज्यादा जो है सेटलमेंट्स अपने बनाए हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से कई सारी जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है उसको जो है माइग्रेट वहाँ से करना पड़ा है, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी जो है वो वहाँ पे उसका जो भी जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है, विनाश हुआ है, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक जो है यहाँ पे ये जो उसने जो इज़राइल ने जो अपने सेटलमेंट्स बनाए हैं, पैलेस्टीन का कहना है कि इज़राइल को अपने जो सेटलमेंट्स है उसको हटाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो है पैलेस्टीन का शासन जो है उसको स्थापित किया जा सके। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेरूसलम। जेरूसलम जो है ये एक रिलीजियस साइट है। ये जुदाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों के लिए ही जो है ये एक धार्मिक महत्व रखता है ये स्थल। यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए जो है यहाँ पे एक धार्मिक महत्व रखता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर भी जो है जो पैलेस्टीन और इज़राइल जो है वो दोनों ही जो है वो क्लेम करते हैं जेरूसलम पे। तो ये दोनों ही अपनी कैपिटल बनाने के लिए जो है यहाँ पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा विवाद हो रहा है। इज़राइल क्लेम करता है कि पूरा जो जेरूसलम का जो एरिया है वो उसे जो है इज़राइल की कैपिटल बनाया जाए, ठीक है। लेकिन जो पैलेस्टीन कहता है कि केवल जो ईस्ट जेरूसलम है, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड पे है उसे ही केवल जो फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट की जो है वो अपनी उसको कैपिटल के रूप में देखता है। तो अगर हम यहाँ पे करंट सिचुएशन देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे करंट सिचुएशन देखें तो पैलेस्टीन की क्या डिमांड है? पैलेस्टीन की डिमांड है कि 1948 की जो पहले की जो स्थिति है उसको पुनः से लागू किया जाए, और उसकी डिमांड क्या है कि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है उस पे पूरा जो है कंट्रोल जो है वो पैलेस्टीन का होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ वो कहता है कि जेरूसलम जो है उसको 2 पार्ट में बांटना चाहिए, जिसमें कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो जो है पैलेस्टीन की कैपिटल होनी चाहिए, और जो बाकी जो वेस्टर्न साइड ऑफ द जेरूसलम है वो इज़राइल को दे दिया जाना चाहिए। वहीं अगर हम इज़राइल का स्टैंड देखें तो इज़राइल कहता है कि जो जेरूसलम का कंप्लीट कंट्रोल जो है उसका होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है इज़राइल को जो है एक ज्यूइश स्टेट के रूप में जो है रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और जो इज़राइल की जो कैपिटल जो है वो जेरूसलम जो है वो होनी चाहिए।
ये। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो विवाद है इसके कारण जो है, इनकी जो टेंशन है इसके कारण जो है इंडियन इकोनॉमी पे भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, इंडिया की जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अरब जो मिडिल ईस्ट, ये जो देश है ये मिडिल ईस्ट रीजन में है, और इस यहाँ पे मिडिल ईस्ट से जो है 44% जो है क्रूड ऑयल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और किसी भी तरह की अगर यहाँ पे जो है रीजन में किसी भी प्रकार की टेंशन होगी तो वो तो उससे जो है ऑयल के प्राइसेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो है यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो अगर हम ऑयल जो है सप्लाई अगर डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडियन इकोनॉमी पे जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर ऑयल प्राइसेस जो है इंक्रीज होते हैं तो उससे जो है भारत में भी जो है इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो है यहाँ पे सभी चीज़ों के दाम जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और मुद्रास्फीति जैसी स्थिति देखने को हमें मिलेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रेड, ठीक है, तो इसराइल जो है एशिया की अगर बात करें तो इसराइल जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इसी के साथ साथ इसराइल जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बायर है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और इंडिया जो है वहां से इसराइल से जो है नेचुरल गैस जो है वो इंपोर्ट करती है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इसराइल के साथ जो इंडिया का एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है, वो $8.4 बिलियन का था, और जो इंडिया एक्सपोर्ट जो करता है वो 1.8% करता है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में जो हिस्सेदारी जो इसराइल की है वो 1.8% की है। तो अगर किसी भी प्रकार की टेंशन होती है तो जाहिर सी बात है वो इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके बाद अगर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखें तो इसराइल जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिया का एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अगर किसी भी प्रकार की टेंशन होती है तो उससे जो हमारे कंसाइनमेंट्स जो है वो मिलने में बहुत ही ज्यादा देरी होगी। इसी के साथ साथ जो है हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया के साथ जो डिफेंस ट्रेड है वो करीब 74,000 करोड़ का है, तो यहाँ पे उस पर भी जो है यहाँ पर प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी जो है जुड़ा हुआ है, पूरे जो रीजन है वहां से जो है इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया और यूएई ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है यहाँ पर साइन किया था। तो अगर किसी प्रकार की उस रीजन में जो है टेंशन होगी तो उसका प्रभाव जो है इंडिया के एग्रीमेंट्स पे भी पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर भी जो है उसको भी जो है यहाँ पर पूरा हम कहते फिजिकल रूप से जो है यहाँ पर उसको बनाने में भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सफर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसका जो पूरा जो इंडिया का जो विजन है इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय प्रवासी बहुत सारे जो है इंडियन भारत के लोग जो है वो इसराइल और आसपास के रीजन में रहते हैं। तो अगर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होगा तो वहाँ से जो है उनको इवैक्यूएशन कराना होगा, इसकी जिसकी वजह से जो है उनसे जो मिलने वाले जो रेमिटेंसेस जो हैं उस पर भी हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी। तो स्वीज कैनाल जो है वो इंडिया और यूरोप के बीच में जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। तो अगर किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट होता है तो हमारे ट्रेड पर भी जो है इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट की देखें तो यहाँ पर अगर ये पूरे रीजन में अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है जो भी जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका जो है इंश्योरेंस होता है, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्रीज होगा तो जो भी यहाँ से सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमारा जो सामान है उसकी प्रतिस्पर्धा पे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा जो है प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है यहाँ पे एक बैलेंस बैठाना, प्रो पैलेस्टीन एटीट्यूड जो है इंडिया का, और जो इंडिया के जो ग्रोइंग रिलेशन है इसराइल के साथ, इंडिया के जो ट्रेडिंग रिलेशंस हैं उस पर भी
जो है हमें प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या रहा है। ठीक है, भारत का रुख अगर हम ऑन पैलेस्टीन की बात करें, फ़लस्तीन पर इंडिया का क्या रुख रहा है, तो इंडिया का हमेशा से जो है एक प्रो पैलेस्टीन एटीट्यूड रहा है, फ़िलिस्तीन समर्थक रवैया रहा है। 1948 की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है एकमात्र ऐसा राज्य था, गैर अरब राज्य था, जिसने कि फ़िलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ जो है मतदान किया था। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ जो है यहाँ पे मतदान किया था और 1988 में फ़िलिस्तीन राज्य को जो है मान्यता दी थी। अब अगर हम इज़राइल पर देखें इंडिया का क्या रुख है, तो इज़राइल की बात करें तो इज़राइल को जो है अ 1950 में इज़राइल को एक राज्य के रूप में जो है मान्यता दी गई थी और 1992 से भारत ने अपने जो है बहुत ज़्यादा जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इज़राइल के साथ जो है एस्टैब्लिश किए हैं। 1992 में ही जो है इंडिया ने अपनी एक एम्बेसी जो है तेल अवीव, जो कि वहाँ की अभी फ़िलहाल की कैपिटल है, वहाँ पे जो है अपनी एक एम्बेसी ओपन की थी और यहाँ पे जो है तब से हम लोग देख रहे हैं कि इज़राइल के साथ जो है हमारे रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। स्पेशली जो है डिफेंस सेक्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हमारे रिलेशंस जो है वो इज़राइल के साथ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो अगर हम करंट स्टैंड देखें तो इंडिया जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन का जो है वो समर्थन करता है, जहाँ पे कि वो कहता है कि जो भी पैलेस्टीन और इज़राइल दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट राज्य जो है वो पीसफुली जो है वो एग्जिस्ट करें। इसी के साथ-साथ जो है इंडिया ने जो है अपने आप को दोनों ही से ही जो इज़राइल और जो फ़िलिस्तीन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे अलग रखा है। ठीक है, डी हाइफनेशन पॉलिसी जो है वो अपनाई है, जिसमें कि वो अपने जितना भी जो इंटरेस्ट है उसको सुनिश्चित कर रहा है। जो उसकी प्रो पैलेस्टीन जो उसका रवैया है, उसके साथ-साथ जो है उसके जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इज़राइल के साथ, इज़राइल के साथ जो उसके ग्रोइंग रिलेशनशिप है, उसको भी जो है उसको अपने जो हितों को जो है वो उसने अपने बचा कर रखा है डी हाइफनेशन पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है उसको अपने जो जितने भी जो अफेक्टेड एरियाज़ है, अफेक्टेड रीजन है, वहाँ पर जो लोगों की तकलीफ़ों को कम करने के लिए अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा था, उसको जारी रखना चाहिए और इसी के साथ-साथ जो है पैलेस्टीन और इज़राइल दोनों को ही जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो एक पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल टॉक करके जो है समस्या का समाधान निकाल सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से और क्वेश्चन है हाउ इफेक्टिवली हैज द मेक इन इंडिया स्कीम अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ओवर द पास्ट 10 इयर्स, प्रोवाइड अ क्रिटिकल एनालिसिस। पिछले 10 वर्षों में मेक इन इंडिया योजना ने अपने उद्देश्यों को कितने प्रभावी ढंग से प्राप्त किया है, एक आलोचनात्मक विश्लेषण जो है वो हमें प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे वर्ष 2024 में जो है मेक इन इंडिया स्कीम के जो है 10 साल पूरे हुए हैं, तो यहाँ पर हम जो है पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि इंडिया जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसके क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या-क्या जो है अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन-कौन से जो है यहाँ पे ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया को जो है 25 सितंबर 2014 को जो है लॉन्च किया गया था और इसका एम था कि जो इंडिया है उसको एक ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब में जो है तब्दील करना। तो इस एम को पाने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो इंडियन इंडस्ट्री है उसका जो ग्रोथ रेट है वो 12 से 14% तक, तो वो जो 12 से 14% तक जो है हर साल को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था और इसी के साथ-साथ ये कहा गया था कि 2022 तक जो है 100 मिलियन जॉब्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो क्रिएट की जाएँगी। इसी के साथ-साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ा करके जो है 25% करना था वर्ष 2022 तक, जिसको कि रिवाइज़ कर दिया गया था और अब जो है इस साल 2025 तक जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है हिस्सेदारी जो है जीडीपी में उसको बढ़ा करके जो है 25% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अगर देखें तो यहाँ पर जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बूम मिला है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता अब जो है वो बन गया है और जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में उसका 43% जो है वो जो है मोबाइल फ़ोन का ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है?
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जो 2014 में हम लोग 5.8 करोड़ यूनिट बना रहे थे, वो 2023-24 में जो है वो बढ़कर 33 करोड़ यूनिट जो है, 33 करोड़ मोबाइल फ़ोन जो है वो इंडिया में बन रहे हैं। और पिछले साल जो है 2024 में हमने 12 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट किया था। अगर हम देखें तो 2014 में कुल 2 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ठीक है? 2 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो कि वर्ष 2024 में बढ़ के क्या हो गई है, 200 से ज़्यादा यूनिट है, जो कि इंडिया में जो 99% मोबाइल फ़ोन्स के जो यूज़ होते हैं, उसका जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, और जो है इसमें जो है वो मोबाइल फ़ोन के क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर भी हुआ है। इसके बाद अगर हम फार्मा उद्योग की बात करें, तो इंडिया जो है अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, और जितना भी जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 50% प्रोडक्शन जो है वो हम यहाँ से भारत से जो है उसका निर्यात कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जितनी भी जो ग्लोबल वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसका 60% जो है हिस्सेदारी वो जो है इंडिया ही पूरा कर रहा है उतनी रिक्वायरमेंट्स को। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बूम मिला है। दूरसंचार उद्योग जो है वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धियाँ हमने देखने को मिली है, और यहाँ पर जो है वर्ष 2014 से 2021 के बीच में जितना भी इसमें जो है 150% की जो है एफडीआई में जो है इंक्रीज हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इंडिया जो है वो की एक्सपोर्टर हुआ है 4G और 5G इक्विपमेंट्स का। अन्य देशों को जो है 4G और 5G इक्विपमेंट्स जो है वो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, उसके ज़रिए जो है इंडिया की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें से जो है 60% जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे, उसको जो है यहाँ पर हमें जो है हम स्वदेश में ही, मतलब अपने देश में ही जो है अब हम निर्मित कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने इम्पोर्ट को भी घटाया है। इसके बाद हम देखते हैं डिफेंस सेक्टर, तो डिफेंस सेक्टर जो है अगर हम देखें तो वो 1.27 लाख करोड़ का जो है डिफेंस प्रोडक्शन हमारा पहुंच गया है, और हाल ही और करेंटली हम जो है 90 कंट्रीज से भी ज़्यादा को डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो 2014 में जो हम लोग 686 करोड़ का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो वर्ष 2022-23 में जो है बढ़कर कितना हो गया है, करीब 21,000 करोड़ का जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसी के साथ-साथ हम देखते हैं हाल ही में जो आईएनएस विक्रांत जो है लॉन्च किया गया है, वो जो है वो पूरी तरीके से हमारे देश में ही निर्मित है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि बड़ौदा में भारत की पहली निजी सैन्य विमान सुविधा का भी जो है हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करें, तो भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है पूरे विश्व में। पहला जो है वो चाइना है, दूसरा जर्मनी है, और तीसरा जो है वो इंडिया उभर के आया है, जिसमें कि जो है इंडिया जो है टेक्सटाइल सेक्टर में जो है 14.5 करोड़ जॉब्स को जो है यहाँ पे क्रिएट किया गया है। इसके बाद अगर हम रेलवे सेक्टर में देखें, तो वंदे भारत ट्रेन जो है ये पूरी तरीके से स्वदेश में ही निर्मित है, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है? तो आजकल ये भी जो है वंदे भारत ट्रेन जो है ये हमारे डिस्टेंस को जो है कम समय में तय करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद अगर हम टॉयज़ इंडस्ट्री को देखें, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमें जो है बूस्ट देखने को मिला है, और अब एनुअली जो है हर साल हम लोग 400 मिलियन टॉयज़ से भी ज़्यादा का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो स्टील सेक्टर में देखें, तो भारत जो है तैयार इस्पात का शुद्ध निर्यातक बन गया है, ठीक है? इंडिया बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील, और पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि 50% जो इसका प्रोडक्शन जो है हमने इंक्रीज किया है। अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की देखें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें जो है बेहतरी देखने को मिलती है, और इंडिया में करीब 1.41 लाख रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं फिलहाल में, जिसमें कि 16 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। वर्ष 2014-15 में जो हमारी रैंक 142 थी, उसमें हमने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और 2019-20 में जो है ये हमारी जो रैंक कितनी थी, 63rd थी, और इसके बाद से जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तो इसके आगे का डेटा जो है कोई भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को देखें, तो यहाँ पे जो है इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है,
और अभी स्थापित अगर हम क्षमता देखें तो वो कितनी है हमारी 203 गीगावाट है। ठीक है, जो कि 2014 में कितनी थी 76.3 गीगावाट थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया ने काफ़ी सारे सेक्टर्स में जो है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है और जो है अब हम जो है आत्मनिर्भर भारत जो है उसके सपने को हम पूरा कर रहे हैं। पर यहाँ पे अगर हमको देखें तो बहुत सारे जो है चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है लिमिटेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं। अभी हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा धीमी वृद्धि हुई है। ठीक है, 2001 से 12 वाला जो दशक था, जो 10 ईयर का पीरियड था, इसमें कितनी थी ग्रॉस वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो 8.1% थी। जबकि 2012 से 23 में जो है ये जो घट के कितना हो गया है 5.5% की जो है यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो बहुत ही जो है धीमी इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं अगर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में हिस्सेदारी है, जिसको कि टारगेट है बढ़ा करके 25% की हिस्सेदारी करने का है, वो हमारे अगर हम स्टेटस देखें 2023-24 का, तो ये कितना है, ये करीब 17.3% का है। ठीक है, तो ये जो है हम अपने लक्ष्य से अभी भी बहुत दूर हैं। 2025 जो है वो आ चुका है और अभी भी जो है हम अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो यहाँ पर जो है हम जो जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर का जो हिस्सा है, उसको हम लोग बढ़ाने में, बहुत ज़्यादा बढ़ाने में जो है विफल रहे हैं। इसी के साथ-साथ जो एनुअल ग्रोथ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसका टारगेट रखा गया था 12 से 14% जो है उसका इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इसमें हम पिछले कुछ सालों में देखें तो 6% एनुअल ग्रोथ रेट जो है ये इतना ही रहा है। तो हम करीब आधे ही ग्रोथ रेट तक जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा जो है हमें ड्रॉबैक देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो हमारा जो टारगेट था कि हम लोग 100 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हम विफल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2011-12 में देखें तो 12.6% जो है यहाँ पर लोग जो है एम्प्लॉयड थे, जो कि घटकर जो है 11.4% ही जो है वो रह गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम मतलब नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2017 में जो है 51 मिलियन लोग जो है एम्प्लॉयड थे। इसके बाद जो है 2023 में घटकर जो है वो 35 मिलियन ही रह गए हैं। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाने की जगह जो है वो और ज़्यादा घटा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आयरनी ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखता है। जो 2018-19 की अगर हम बात करें तो ये करीब 42.5% था, जो कि 2022-23 में जो है वो बढ़ के कितना हो गया है 45.8% जो है वो हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, वहाँ पर भी जो है हम विफल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्लो राइज ऑफ एक्सपोर्ट, जो निर्यात में जो है धीमी वृद्धि रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। तो अगर हम जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ग्लोबल एक्सपोर्ट में, ठीक है, तो ये 2005-6 में जो है 1% था, जो कि बढ़ के जो 2015-16 में 1.6% हो गया और 1.8% हो गया 2022-23 में। तो इसमें जो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो हमारी इसकी जो वृद्धि दर है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है। अगर हम शेयर ऑफ जीडीपी में बात करें, ठीक है, तो 2013-14 में जो है ये कितना था 25.2% था और ये 2023-24 में जो है ये घट के जो है 22.7% ही रह गया है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें भी हमें धीमी चाल देखने को मिलती है। अगर हम इसी के बाद हम एफडीआई की बात करें तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, उसमें भी जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि जितना भी जो एफडीआई इंडिया को रिसीव हुआ है, उसमें से केवल 30% ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो सर्विस सेक्टर में ही एफडीआई जो है हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट रेट भी जो है हमें जो है यहाँ पे दिखा है कि हम यहाँ पे भी घटा है, क्योंकि 2008 में जो 39.1% इन्वेस्टमेंट रेट था, वो 2023 में घटकर जो है 32.2% ही रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस रह गए हैं यहाँ पर, जो कि हमारे जो मेक इन इंडिया के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हमें प्राप्त जो है हमने
हम नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि मेक इन इंडिया के जो सक्सेस के लिए जो है यहाँ पर जो है हिंड्रेंसेस बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है भारत में। तो यहाँ पे जो है पावर सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, जो कि मेक इन इंडिया का कोई सक्सेस में जो है बहुत बड़े हिंड्रेंसेस फैक्टर जो है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पावर शॉर्टेज, पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्किल मिसमैच, ठीक है। कौशल अंतर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोगों के पास कौशल है और जो मार्केट में कौशल की जो डिमांड है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ा ही जो है फैक्टर बना हुआ है, जिससे कि हम लोग मेक इन इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है उपलब्धियाँ जो है हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो स्किल शॉर्टेज जो है ये हमारी प्रोडक्टिविटी और साथ-साथ जो है इनोवेशन कैपेसिटी दोनों को ही जो है यहाँ पर उसमें बाधा डालता है। तो यहाँ पर जितनी भी जो पॉपुलेशन है उसमें 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जिनके पास की पर्याप्त स्किल्स जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, नीति और विनियमन में जो है अनिश्चितता की वजह से जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जो है बहुत ही ज़्यादा डिले होता है, और जितने भी जो इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर पैसा लगाने से बहुत ही ज़्यादा जो है वो कतराते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र का जो है यहाँ पे प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है मोस्टली जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनको जो है फॉर्मल क्रेडिट मिलने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है उनके पास अपर्याप्त फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेटा की देखें, ठीक है, तो यहाँ पर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पर करीब 30.6 मिलियन लोग जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो है 30.6 मिलियन लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये डेटा है 2022-23 का, जिसमें कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 36 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। यही अगर हम बात करें 2015-16 की, ठीक है, तो तब कितने थे, 38.8 मिलियन लोग जो है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है एम्प्लॉयड थे। तो यहाँ पे भी जो है यहाँ पे हमें देखा है कि यहाँ पे भी जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घटा है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो है यहाँ पे प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल कंपटीशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। ये अगर हम टाइम बोलें, ठीक है, तो ये जो ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं यहाँ पे जो है लोग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी अपना रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है मेक इन इंडिया की सफलता पे जो है नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वॉर्स हमें देखने को मिल रही है एट प्रेजेंट टाइम। इसके साथ साथ जो है ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हैं, जिसकी वजह से भी जो है मेक इन इंडिया पर भी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन है, जटिल विनियमन है, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिफ़िकल्टी इन लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई है। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर कि जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है लैंड एक्विजिशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग कतराते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं भी उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिले देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हमने ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ की बात कर ही ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है मार्केट जो है एफडीआई और इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो है यहाँ का जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रभावित होता है। अगर बाहर कोई भी जो है कोई भी किसी भी प्रकार की जो है अनसर्टेनिटी है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन है, तो उसका सीधा प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी जो है वो पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कि जो आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम देखेंगे कि आखिर जो सरकार द्वारा जो है बहुत सारे जो है वो कदम उठाए गए हैं, जिससे कि जो है मेक इन इंडिया को और ज़्यादा जो है वो बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए जो है सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि
PLI स्कीम है, ठीक है? तो यहाँ पर PLI स्कीम में जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को जो है इसमें बढ़ाने की बात की गई है 14 सेक्टर्स में, जिससे कि हम लोग एक्सपोर्ट को और ज़्यादा जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है PM गति शक्ति जो है यहाँ पे सरकार लेकर के आई है, जिसमें जो कि हमें जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकते हैं और भारत को जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर इसकी भी बात की गई है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर के आई आई थी भारत सरकार। तो इसके बाद हम देखें तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कई सारे जो हैं लॉन्च किए गए हैं, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया है, कई प्रकार से जो है टैक्स में सुधार किया गया है और इसी के साथ-साथ जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको भी और ज़्यादा बेहतर किया गया है और ग्लोबली जितने भी जो रियल टाइम पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, उसमें से 46% जो है वो इंडिया में ही हो रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ की इनिशिएटिव हैं जो कि भारत को जो है सेल्फ रिलायंट बनाएगा और जो है यहाँ इसकी ग्रोथ को जो है और ज़्यादा सुनिश्चित करेगा। तो अगर हम आगे देखें तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कौशल विकास पर ध्यान करना ज़रूरी है ताकि जो है हम लोग एक्चुअल स्किल्स और जो भी मार्केट के जो डिमांड है स्किल्स के उसके गैप को जो है वो कम कर सकें। इसके लिए जो है हमें डिजिटल और हाई टेक स्किल्स की ज़रूरत है, तो लोगों को यहाँ पे जो है डिजिटल स्किल्स, हाई टेक स्किल्स जो हैं उसको जो है उनको उसमें ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं MSME सेक्टर को जो है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि जो है उन्हें भी जो है ग्लोबल सप्लाई चेन का जो है वो हिस्सा बनाया जा सके। उनकी जो है एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो है उनको टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा जो है उनको एडवांस करना पड़ेगा। उनको जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है और इसी के साथ-साथ जो है उनको ईज़ी फॉर्मल क्रेडिट भी जो है यहाँ पर उपलब्ध कराने की हमें ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो न्यू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है उस पे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अब जितने भी जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी जो है यहाँ पर ग्लोबली जो है उसकी ही जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंडिया में कितना है, ये GDP का केवल जो है 0.7% ही जो है हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, जबकि अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करें, वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो ये 1.8% है। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमें इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, जो औपचारिक ऋण की जो है उपलब्धता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो प्रभुत्व है जिसकी वजह से उन्हें फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है? तो यहाँ पर जो है उनको जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत जो है लाने की ज़रूरत है। रेगुलेशंस और लेबर लॉज को जो है सुधार करने की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स जो हैं उसको और ज़्यादा ईजी करने की ज़रूरत है। लेबर लॉज में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग इंडिया में एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को जो है क्रिएट कर सकें। यहाँ पर जो सप्लाई चेन जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे जो इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंस है उसको जो है हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मेक इन इंडिया जो हमारा जो पूरा पॉलिसी है, योजना है, ये बहुत ही एक विजनरी जो है योजना है जो कि हमारे इंडिया को जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से और क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल कैपिटल, हाउ डज इट हेल्प इन गुड गवर्नेंस? सामाजिक पूंजी क्या है, यह सुशासन में कैसे मदद करती है? तो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट है पूरा सामाजिक पूंजी का उसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये टर्म जो है सबसे पहले एलजे हैनिफैन ने जो है 1916 में जो है इसको सबसे पहली बार जो है इसका प्रयोग किया था और उन्होंने जो है किस कॉन्टेक्स्ट में किया था कि स्कूलों में सफल संचालन में समुदाय की भागीदारी के संदर्भ में इसको इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है? तो जो जितने भी जो स्कूल्स हैं उसको अगर उसका सफल संचालन करना है तो उसमें कम्युनिटी की भागीदारी को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो यहाँ पर
अगर हम पूरा इसी से अगर हम इसका जिस्ट समझें तो ये हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड है, हमारी कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड है, ताकि जो है हम अपने समाज को, हम अपने जो समाज को जो है बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य जो है उन सभी संस्थाओं से है, उन सभी रिश्तों और मानदंडों से है, ठीक है, जो हमारे समाज के जो इंटरेक्शन है उसकी गुणवत्ता और मात्रा को जो है आकार देते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो एक दूसरे के बीच में जो ट्रस्ट है, हमारे जो शेयर्ड वैल्यूज हैं और जो हमारे बिहेवियर हैं, ठीक है, ये सभी जो है हमें 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 जो ये सभी जो है हमें हमारे जितने भी जो समुदाय के जो सदस्य हैं उनको एक साथ जो है जोड़ के रखने में जो है मदद करता है, ताकि हम लोग जो है वो एक कॉमन गुड के लिए जो है वो कार्य कर सकें। तो अगर हम बात समझें इसको इन शॉर्ट में, तो जो सामाजिक पूंजी जो है इसका अर्थ है व्यक्ति, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल या फिर जो भी ग्रुप है उनके बीच के जो मौजूद जो है संबंध है, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच का जो नेटवर्क है और उनके बीच के जो विश्वास है, नियम है, वो हमें जो है समाज के को प्रभावी ढंग से काम करने में जो है वो मदद करते हैं। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये ऑनलाइन अगर हम नेटवर्किंग देखें तो यहाँ पे वो भी इसी का सोशल कैपिटल का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन है, फेसबुक है या फिर व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू जो है लोग जो है नौकरी के अवसर ढूंढते हैं, कई प्रकार से जानकारी जो है प्राप्त करते हैं और इसी के साथ साथ जो है कई प्रकार के जो है इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं। तो ये पूरा एक जो है ये नेटवर्क बना हुआ है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में एक ट्रस्ट जो है यहाँ पे बना हुआ है। इसी के साथ साथ अगर हम ऑफलाइन में देखें तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ठीक है, तो ये जो है ये सभी स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जो लोगों को जो है यहाँ पर एकजुट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो सोशल कैपिटल जो है ये हमारे गुड गवर्नेंस या फिर सुशासन में जो है वो कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही तय करता है किसकी, सरकार की या फिर गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कम्युनिटी ऐसी होती है जो कि सोशल कैपिटल जिसका कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि सरकार पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ जो है साझेदारी में काम करते हैं, तो वहाँ पर सरकार भी उनके प्रति जो है वो अपनी जवाबदेही जो है वो महसूस करती है, जिससे कि वो जो है वो अपना कार्य जो है वो और जो है सुचारू ढंग से करती है। तो जब लोग गवर्नमेंट मशीनरी पर ट्रस्ट करते हैं और कम्युनिटी या फिर अपने सोसाइटी की केयर करते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो पूरा क्रिएट होता है, जिससे कि लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं और कॉमन गुड के लिए जो है वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो सरकार के प्रति दिखाते हैं तो सरकार की भी जो है उनके प्रति जो है जवाबदेही बनती है। तो यहाँ पे जो लोग जो है वहाँ पे अपने जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो समझते हैं, वो अपने सिविल लाइफ में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो क्या वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को उनके एक्शंस के प्रति जो है उनकी जो है जवाबदेही भी जो है वो तय करते हैं, जिससे कि जो सरकार है वो बेटर डिसीजन मेकिंग में जो है उस सरकार का जो बेटर डिसीजन मेकिंग जो है उसमें हेल्प करती है और साथ साथ जो है वो पारदर्शिता भी सुनिश्चित करती है। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएशन बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स, तो जहाँ पे जो सोशल कैपिटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पे जो अपोजिंग ग्रुप्स जो है उनको भी जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे लेकर के आना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे को जो है वो ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो काम करने को तैयार होते हैं, वो कॉपरेट करने को तैयार होते हैं, तो उनके जो अपोजिंग व्यूज हैं उनको जो है वो एक कॉमन ग्राउंड पे लाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है अगर सोशल कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वहाँ पर जो है एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, तो वो सब कार्य करती हैं ताकि जो अपोजिंग व्यूज़ हैं उनके बीच में जो है जो अपोजिंग ग्रुप्स जो है उनके बीच में जो है एक नेगोशिएट किया जाए और उनको एक कॉमन एग्रीमेंट पर लेकर के आया जा सके।
इसके बाद हम देखते हैं इनोवेशन इन पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पर सोशल कैपिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो जो है सरकार पे ट्रस्ट करते हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो जिससे कि जो है वो वहाँ पे सरकार को जो है वो सरकार भी जो है उनसे फीडबैक लेती है, और जिससे कि जो है यहाँ पे जो सोशल कैपिटल जो है वहाँ के जो लोग हैं वो उनको जो है नए-नए आइडियाज़ देते हैं, उनको सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि जो देश का और ज़्यादा बेहतर विकास हो सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको और ज़्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल सके। ठीक है? तो यहाँ पे जो है पॉलिसी मेकिंग को जो है और ज़्यादा बेटर इनोवेटिव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी जहाँ पर कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, एनजीओज़ का, तो वहाँ पर जो है एक ये कलेक्टिव एक्शन को जो है यहाँ पर कलेक्टिव एक्शन वहाँ पे देखा जाता है, जिससे कि जो सरकार के लिए जो है बहुत ईज़ी हो जाता है अपनी जितनी भी जो उनकी जो भी योजनाएँ हैं या फिर जो भी उनके समाज कल्याण के जो लिए जो भी पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसका लाभ जो है लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है? तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो और ज़्यादा जो है एफिशिएंट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे जो भी सिविल सोसाइटीज़ जो है वो मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन की जो है एक वॉइस की तरह जो है वो काम करती हैं। तो उनकी वॉइस को जो है सरकार तक जो है पहुँचाने का काम करती है, जिससे कि वो लोग कहीं पीछे ना रह जाएँ, ठीक है? तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो लेबर यूनियन जो है, ठीक है? तो वो जो लेबर्स की जो है आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल का जो है वो एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूस करप्शन, भ्रष्टाचार में जो है कमी करने में मदद करती है, क्योंकि जो सोशल कैपिटल जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, अ, जिससे कि जो सरकार के प्रति सरकार के जो भी एक्शंस है उसके प्रति जो है वो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहती हैं। तो उससे जो है करप्शन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, संकट प्रबंधन में मदद मिलती है, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ जो है जहाँ पे हाई सोशल कैपिटल है तो वो क्राइसिस को बेटर तरीके से जो है वो मैनेज करती हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो एक जो है कोऑपरेट करते हैं एक-दूसरे के साथ, ठीक है? उनका जो है नेटवर्क, उनकी जो शेयर्ड वैल्यूज़ जो हैं, उस पर वो काम करते हैं, जिससे कि जो भी क्राइसिस है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अभी जो महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है क्राउड आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो वहाँ के जो लोग हैं, लोकल पॉपुलेशन जो है, उन्होंने उन श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा मदद की थी, उनको फूड, एकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइड कराया था, ठीक है? तो यहाँ पे क्राइसिस को भी बेटर मैनेज करने में जो है वो मदद मिलती है, जिससे कि जो सुशासन में भी जो है और ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें इनोवेशन इन पॉलिसी मेकिंग का अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है? तो यहाँ पर जो है केरला में हम देखें तो यहाँ पर केरला में है जहाँ पे कि 100% लिटरेसी रेट है। वहाँ पर लोग जो है सरकार के साथ बहुत ज़्यादा जो है सरकार के कार्य पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसका कि असर उनके जो है पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे, ठीक है? स्टेट डेवलपमेंट पे पड़ा है, ठीक है? वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का एजुकेशन शिक्षा की जो सुविधा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसने कुछ रणनीतियाँ सुझाई थी, जिससे कि हम लोग सोशल कैपिटल को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहले कहा था कि नागरिक समाज संगठन को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हम लोग सिटीजन्स जो हैं उनकी जो है उनकी हिस्सेदारी को जो है सुनिश्चित कर सकें पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि वो लोग हैं वो जो है वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और उनका जो है पार्टिसिपेशन को भी और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय सरकार को जो है सशक्त बनाना होगा, जितने भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनकी एक्सक्यूज़ मी, इनको जो है और ज़्यादा जो है सशक्त करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी लोकल डिसीजन मेकिंग जो है उसमें कम्युनिटी को जो है और ज़्यादा जो है इन्वॉल्व किया जा सके। जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना होगा हमें, ताकि जो है लोगों के हम लोग उनके अधिकार के साथ-साथ उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी उन्हें जो है उनको जो है जागरूक करना होगा,
ताकि उनका जो सिविक पार्टिसिपेशन जो है उसको हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो वॉलंटियरिज्म है, स्वयं सेवकत्व है, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉलंटरी एक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो भी सिविल सोसाइटी है उनका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इन सभी में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके, जिससे कि उनके आपसी बीच में जो है ट्रस्ट को और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा। उनमें जो है कोऑपरेट वो लोग जो है आपस में जो है वो कर सकेंगे। अगर वो किसी भी एक कॉमन गोल के लिए अगर वो काम कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके आपस में जो है उनमें ट्रस्ट भी जो है वो पैदा होगा। तो अगर हम अंत में कह सकते हैं कि जो सोशल कैपिटल जो है, ये समाज में जो है, ये एक कोहेसिव सोसाइटी को बनाने में जो है मदद करता है। और इसी के साथ-साथ जो है ये सोशल कैपिटल जो है ये गवर्नेंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो सोशल कैपिटल गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में जो है ये एक पुल का काम करता है, जो समाज के बेहतर होने के लिए जो ट्रस्ट है, सहयोग है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका वातावरण जो है यहाँ पर तैयार करता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 5 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ इंसर्जेंसी इन उत्तर प्रदेश, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। उत्तर प्रदेश में उग्रवाद फैलने के क्या कारण और परिणाम है, समस्या के समाधान के लिए उपाय भी सुझाएं। तो सबसे पहले समझेंगे इंसर्जेंसी या फिर उग्रवाद जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पर जब देश के जो नागरिक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सरकार के प्रति जब आक्रोश होता है, तो अपना विरोध व्यक्त करने के लिए वो हिंसा का सहारा लेते हैं, तो इसी को जो है इंसर्जेंसी कहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली जैसे जो ज़िले हैं वो उग्रवाद से प्रभावित हैं। तो इसके जो है क्या-क्या कारण हैं इंसर्जेंसी के, तो सबसे पहले है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता के कारण जो है लोगों में जो है बहुत ज़्यादा असंतोष होता है। उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस वजह से जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष होता है, जो कि इंसर्जेंसी का जो है वो बहुत बड़ा कारण बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें भीम आर्मी की, ठीक है, भीम आर्मी का गठन जो है 2015 में हुआ था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये एक लॉयर थे चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह जो है उन्होंने इसके स्टार्ट किया था, और उन्होंने इसकी ज़रूरत समझी थी भीम आर्मी को गठन करने की, क्योंकि वहाँ पे जो है ठाकुर द्वारा जो है ठाकुर जो कम्युनिटी है उनके द्वारा जो है दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। तो दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने भीम आर्मी की जो है वो शुरुआत की थी। इसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षा और रोज़गार के जो है अवसरों में जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह से भी जो है लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं, उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ है, एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी जो है अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो कहीं न कहीं जो है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण जो है वहाँ पे उनके पास जो यूथ है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो कहीं न कहीं वो जो है बहुत हताश हो जाता है, जिसके कारण से जो है वो रेडिकल ग्रुप से वो जुड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक शोषण, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं उनका मानना है कि उनका जो है जो उनकी जो ज़मीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर हम सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के रीजन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच है, वहाँ पे खनिज संसाधन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ के जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो समझते हैं कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उनको कहीं न कहीं उससे जो है वो डिप्राइव किया जा रहा है, जिसके कारण उनमें बहुत ही ज़्यादा असंतोष होता है। तो इसके कारण जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी का जो है वो कारण बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब भी कोई माइनिंग प्रोजेक्ट या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाया जाता है, तो उसके कारण जो है वहाँ के लोगों का विस्थापन किया जाता है, जिसके कारण जो है उनमें असंतोष होता है, क्योंकि उनका जो उनकी जो आजीविका है उसका नुकसान हो रहा है। उनका अगर वो कहीं और जाते हैं तो उनको कल्चर एलियनेशन जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कई बार जो है वो उग्र हो जाते हैं, और जो है वो वायलेंट मीन्स का जो है अपनी बात को कहने के लिए या फिर सरकार तक पहुँचाने के लिए वायलेंट मीन्स का जो है वो सहारा लेते हैं।
इसके बाद इसके साथ ही साथ जो है जब वो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनके जो लैंड होता है वो उनसे छूट जाता है। कल्चर एलियनेशन जैसी उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ती हैं। उनको जो है आजीविका का भी लॉस होता है। उनके पास जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, जिसके कारण जो है उनमें एक एलियनेशन की फीलिंग आती है और उनके अंदर जो है अन्य जो समाज है उसके प्रति जो है आक्रोश उत्पन्न होता है। इसके बाद हम देखते हैं अनइवन डेवलपमेंट है, ठीक है, असमान विकास के कारण भी जो है इंसर्जेंसी जैसी जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ्यूल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है ये एक बहुत ही बड़ा राज्य है और यहाँ पे कुछ रीजन्स जो है अभी भी पूरी तरीके से जो है वो डेवलप्ड नहीं है। तो जो अंडर डेवलप्ड जो रीजन है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड जो रीजन है वहाँ के लोगों में जो है एक जो है असंतोष है। उन्हें लगता है कि सरकार द्वारा उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसके कारण भी जो है उनमें तो जो अनरेस्ट जैसी जो इंस्टेंसेस हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो पूर्वांचल स्टेट की जो है डिमांड की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल स्टेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे भी जो है जो सरकार की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वहाँ पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं। तो अगर वो सेपरेट राज्य बन जाएगा तो वहाँ का जो है डेवलपमेंट जो है वो और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक कारण है, कुछ जो नेता हैं जो लोकल लीडर्स हैं वो लोकल इश्यूज़ को उठा के जो है अपने पॉलिटिकल गेन और पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए जो है लोकल इश्यूज़ का सहारा लेते हैं और जिससे कि जो इंसर्जेंट फीलिंग्स जो है उसको और ज़्यादा जो है फ्यूल मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कमज़ोर शासन जो है वीक गवर्नेंस की वजह से भी जो है यहाँ पर जो है इंसर्जेंसी जैसे हमें जो समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं अगर सरकार उनको जो है ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो लोगों को लगता है कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? जिससे कि उनमें इंसर्जेंट आइडियोलॉजीज़ के प्रति जो है वो उनका झुकाव हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भ्रष्टाचार, सरकार में जनता का भरोसा खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो है सरकार उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में असफल रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके संसाधन से उन्हें डिप्राइव किया जा रहा है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जिसके कारण से जो सरकार में जनता का जो है भरोसा जो है वो खत्म हो जाता है और इससे जो है यहाँ पे इंसर्जेंट फीलिंग्स जो है उसको फ्यूल मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम सोशल इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो भी जो अफेक्टेड रीजन जो है, कॉन्फ्लिक्ट रीजन जो है, वहाँ से लोगों को जो है डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, उनको दूसरी जगह लिया जाता है, तो उनके जो कल्चरल एलियनेशन की जो है वहाँ पे फीलिंग उत्पन्न होती है। कम्युनल टेंशन होती है जब वो दूसरी जगह जाते हैं या फिर उनको लगता है कि दूसरी कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है कहीं न कहीं प्रिविलेज्ड है, हम जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं, तो उनके बीच में जो है कम्युनल टेंशन की भी प्रॉब्लम्स जो है वो उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, काफ़ी समय से वहाँ पे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उससे जो है एजुकेशन सिस्टम पूरा डिसरप्ट होता है, जो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये कुछ इसके सामाजिक प्रभाव हैं और अगर जो सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही योजना है, उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो है वो सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से जो है पिछड़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, कुछ इसके आर्थिक प्रभाव भी हैं, जैसे कि जितने भी जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं या फिर जो अफेक्टेड रीजन्स हैं, वहाँ पे जो है निवेश की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पे लोग नहीं लगाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, निवेश वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे रोज़गार के अवसरों में भी कमी आती है, तो लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत कम होती हैं। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो जैसे कि मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, ये टूरिज़्म के रूप से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आकर्षक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे इंसर्जेंसी के कारण जो है टूरिज़्म में डिक्लाइन देखने को मिलता है, जिससे अल्टीमेटली जो है इकोनॉमिक लॉस होता है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस होता है, वहाँ के लोग जो इस टूरिज़्म सेक्टर पे जो डिपेंडेंट है, उनका कहीं न कहीं आजीविका का जो है लॉस देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं सुरक्षा उपाय पर सरकारी
व्यय में जो है वृद्धि होती है। तो इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने के लिए सरकार को जो है और ज़्यादा सुरक्षा उपायों पर जो है वो खर्च करना पड़ता है, जिससे कि वहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ के जो जितने भी जो फंड्स होते हैं वो सिक्योरिटी मेजर्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। बुनियादी ढांचे का नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ पे जब जो इंसर्जेंट्स होते हैं वो वायलेंट मीन्स अपनाते हैं, जिससे कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी जो है हमें उसका भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे कुछ राजनीतिक प्रभाव है, कुछ पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि शासन में विश्वास का जो है शासन में लोगों द्वारा जो लोगों का जो शासन में विश्वास होता है, उसमें जो है कहीं न कहीं वो उसमें कमी आती है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जो भी विद्रोही समूह है, वो वहाँ पर जो है समानांतर शासन की जो है संरचना करता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं, इससे जो है एक हमारा जो एनवायरनमेंट डिग्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कन्फ्लिक्टेड ज़ोन है, जो भी अफ़ेक्टेड ज़ोन है, वहाँ पर जो है अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है? लोगों का विस्थापन किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। स्पिल ओवर हमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जो आस-पास के जो एरियाज़ जो हैं जो अफ़ेक्टेड रीजन है, उसके आस-पास के एरिया भी जो है इंसर्जेंसी से जो है अफ़ेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण जो है कई बार हमने ऐसा देखा है कि इंटरनेशनली जो है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे लोकल डायनामिक्स पे जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इसमें क्या-क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है जो पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो है लाभ मिलना चाहिए। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो है और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितने भी जो अंडर डेवलपमेंट रीजन है, जैसे कि सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, इन सबको और ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोवाइड कंपनसेशन रिहैबिलिटेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, ठीक है? तो जो भी डिस्प्लेस्ड पीपल है, जो भी विस्थापित लोग हैं, उनके लिए जो है मुआवज़ा और पुनर्वास उनको प्रदान करना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि डेवलपमेंट के नाम पर जो है उनके हितों को अनदेखा किया गया है, ठीक है? इसके साथ-साथ उनको जो है एक अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की भी जो उन्हें सुविधा देनी चाहिए, ताकि जो है वो इकोनॉमिक रूप से भी जो है वो सशक्त उन्हें किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रशासनिक सुधार भी करने की ज़रूरत है, जैसे कि जितने भी जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जितने भी जो सरकार द्वारा जो पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं, योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उनका जो है लाभ उन्हें भी मिल सके, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है पारदर्शिता, जो पूरे जो गवर्नेंस है उसमें और ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, ताकि जो है करप्शन को कम किया जा सके और लोगों का जो विश्वास है सरकार में, उसे पुनः स्थापित जो है वो किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं स्पेशल प्लान्स फॉर द अफेक्टेड रीजन। जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए जो है विशेष योजनाएँ होनी चाहिए। उनके जो है लोकल नीड्स को एड्रेस करते हुए वहाँ के लिए जो है स्पेशल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का जो है निर्माण करना चाहिए और उसका जो है इफ़ेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सुरक्षा उपाय जो होने चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स जो है उस पे भी हमें बहुत ज़्यादा मजबूती लानी होगी। जितनी भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको और स्ट्रेंथन करा जाना चाहिए, और जितने भी जो सिक्योरिटी पर्सनेल हैं, ठीक है? उनके जो है बेहतर ट्रेनिंग और उनके जो है बेहतर रिसोर्सेज़ जो हैं उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जो है हम लोग जो है इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ की जो है रोकथाम की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय समुदाय की जो है भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जो है वो अपनी नीड्स को जो है अपनी वॉइसेस को जो है सरकार द्वारा पहुँचा सकें, और जो उनकी जो ग्रीवेंस जो है, उनकी जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जा सके।
इसके बाद है जागरूकता हमें फैलाने की ज़रूरत है, ताकि जो है जितने भी जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम उनको जो भी इंसर्जेंट या फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसके हम लोग दुष्प्रभावों के बारे में उनको बता सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की ज़रूरत है, जितने भी जो कन्फ्लिक्टेड रीजन है, जितने भी जो इंसर्जेंट अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे शिक्षा को जो है शिक्षा तंत्र को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो है मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जा सके। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे कि हम लोग जो इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं और हमारे राज्य में हम लोग लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी को स्थापित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 6 से और क्वेश्चन है हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 व्हाट आर द की इश्यूज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 की प्रमुख विशेषताएं पर प्रकाश डालें। नीति से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं हमें उसे भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो है उसको समझ लेंगे। तो ये जो पॉलिसी जो थी ये 28 अगस्त 2024 को लेकर के आई गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो भी सरकार द्वारा जितनी भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जितनी भी जो पॉलिसीज चलाई जाती हैं उसको लोगों को जो है सूचित करना, उसको इन्फॉर्म करना लोगों को। और इसके साथ-साथ जो है जो जितना भी जो डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, एक्स है जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो इन सभी प्लेटफ़ॉर्म को जो है प्रभावी ढंग से जो है रेगुलेट करने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लेकर के आए गए थे। तो जो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो है इसकी प्रमुख विशेषताएँ या फिर की फीचर्स क्या हैं, अब हम एक नज़र उस पर डाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जितना भी जो डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है उसको स्ट्रिक्ट जो है जो है उसको एक जो है उसपे सख्त रूप से जो है उसको रेगुलेट करना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स है, यूट्यूब है, इस पर जितना भी जो डिजिटल कंटेंट जो आ रहा है उसको जो है रेगुलेट करने की इसमें बात की गई है पॉलिसी में। सेकंड अगर हम देखें तो जो भी अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो किसी भी प्रकार के एंटी नेशनल, एंटी सोशल, अश्लील या फिर जो आपत्तिजनक अगर सामग्री जो है वो शेयर करता है, तो उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। फिर हम थर्ड समझेंगे कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है? पारदर्शिता और जवाबदेही को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये एक मैंडेटरी रूल बनाया गया है कि यहाँ पे जितने भी जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनको सरकार के साथ जो है अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसके साथ-साथ जो है यहाँ पर जो है इसको जितना भी जो डिजिटल कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है उसके जो है जो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। और अगर किसी भी प्रकार का कंटेंट ऐसा जो है अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आ रहा है जो कि पॉलिसी के रूल्स को वायलेट कर रहा है, तो उसको तुरंत ही जो है यहाँ पे जो है उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जो हटा दिया जाएगा। इसके लिए जो है सरकार द्वारा जो है कई सारी टेक कंपनीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेट भी किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए सरकार द्वारा जो है ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइज़ कराई जाएगी, ताकि जो है जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको जो है जो नेसेसरी स्किल्स जो है उसको इम्पार्ट कर सकें। इसी के साथ-साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको जो है एथिकल कंटेंट के बारे में जो है जागरूक कराया जा सके और पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी बताया जा सके। ठीक है, तो ये जो पूरी पॉलिसी है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इससे जो है जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बहुत सारा जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी जो है देने की बात की कही गई है। तो जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट होगी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी सरकार द्वारा जो है ऐसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा जो कि उनकी
पॉलिसीज को लोगों तक जो है वो पहुंचाएगा। जो भी प्रो गवर्नमेंट जो एजेंडा है अगर उसको जो है लोगों तक पहुंचाता है, उसके ऊपर जो है कंटेंट क्रिएट करता है, तो उससे जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन सभी डिजिटल क्रिएटर्स को जो है वो पहुंचाया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो राज्य में और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन को जो स्प्रेड करने में जो है जो मिस इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है उसमें भी जो है कमी लाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम लोग सोशल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पॉलिसी में जो एक प्रावधान है जिससे कि जितने भी जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है, डिजिटल कंटेंट है, उसको प्रभावी ढंग से मॉनिटर करना, उसको सर्वेलेंस करना, जिससे कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है या फिर जो भी हेट कंटेंट जो है उसको कर्ब करने में जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं रेजिंग अवेयरनेस, जितने भी जो सरकार द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं, उसके बारे में जो है लोगों को जो है सूचित कराया जाएगा, जिसके लिए जो है यहाँ पे जो जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स है, मेजर इन्फ्लुएंसर्स है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके थ्रू जो है सरकार द्वारा जो है अपनी पॉलिसीज का जो है एडवर्टाइज जो है वो किया जाएगा, जिससे कि लोग जो है और ज़्यादा जो है जो सरकार की जो पॉलिसीज जो है उसके बारे में जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो जवाबदेही और पारदर्शिता होगी पूरे डिजिटल कंटेंट में, क्योंकि जो है यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का जो प्रावधान है उससे जो है यहाँ पर पूरा जो डिजिटल कंटेंट है उसमें एक पारदर्शिता होगी और कौन से डिजिटल जो क्रिएटर है उसने क्या कंटेंट क्रिएट किया है, तो उसके प्रति जो है उनकी जवाबदेही भी तय की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को जो है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे जो एजुकेटर, जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर जो है उनके लिए ट्रेनिंग और जो वर्कशॉप जो है उसको ऑर्गेनाइज की जाएगी, ताकि जो है उनको नीडेड जो स्किल्स जो हैं उनको इम्पार्ट किया जा सके। टेक कंपनीज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन की बात कही गई है, ताकि जो है अच्छे प्रभावी ढंग से कंटेंट को मॉनिटर किया जा सके, जिससे कि पूरा जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो उसको जो है और ज़्यादा जो है बेहतर बना सकते हैं। और जो है यहाँ पे इसी के साथ साथ जो डिजिटल स्पेस है वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ उसके साथ जो है संबंधित मुद्दे या फिर इश्यूज भी जो है जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इसको जो है अगेंस्ट माना जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जा रहा है। ठीक है, जो भी इसके आलोचनात्मक है, जो भी जो भी क्रिटिक्स जो हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि ये जो है पूरी पॉलिसी जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो है वो अगेंस्ट है। हमारी डेमोक्रेसी में जो है हमें जो है अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, भले ही चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो या फिर जो है हम अपनी जो है असहमति, ठीक है, डिसेंट को भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर कोई भी जो है डिसेंट को अगर एक्सप्रेस करता है तो उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर प्यूनिटिव एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं इस जो पॉलिसी जो है इसका जो है दुरुपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है कुछ वेग टर्म्स भी जो है इंक्लूडेड है, जिनको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे कि एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है, राष्ट्र विरोधी है, समाज विरोधी तरह के जो वेग टर्म्स हैं, इसके अंतर्गत जो है वो कोई भी कंटेंट को जो है कंटेंट को लेकर जो है किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो है बुक किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुक किया जा सकता है, तो जिसके लिए जो है यहाँ पे इस पॉलिसी का जो है मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो जो अथॉरिटी द्वारा जो है इस पॉलिसी को मिसयूज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राइट टू, ये जो है सूचना के अधिकार के विरुद्ध इसे माना गया है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस जो था, ठीक है, 1975 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आरटीआई जो है उसको उसने जो है आर्टिकल 19(1)
ए के अंतर्गत जो है देखा था, और उसमें उन्होंने माना था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारी, इसमें जो है ये भी इंक्लूड होता है कि हमारे जो सरकार क्या कार्य कर रही है, सरकार के कार्यों के बारे में भी जानकारी रखना जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत जो है वो आता है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पर जो सरकार द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, क्या नहीं कार्य किया जा रहा है, ये सभी जानकारी जो है सिटीजन्स तक होनी चाहिए। तो अगर कोई भी इसके विरुद्ध अगर आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्यवाही जो है वो की जा सकती है। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन के भी अगेंस्ट इसको माना जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ सेंसरशिप, स्व सेंसरशिप के भी ये अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात कही गई है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसकी वजह से जो लोग जो हैं वो सरकार के प्रति जो है अपने डिसेंट जो है वो एक्सप्रेस करने में कतराएंगे। तो वो क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद से ही जो है उस पे जो है एक सेंसरशिप लगाने का काम करेगा। तो जिससे कि जो हमारी जो डिजिटल स्पेस जो है पूरी, उसमें विचारों की विविधता जो है वो सीमित हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें ठीक है, तो इसके बाद हम देखें तो कर्बिंग इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता पर भी जो है यहाँ पे अंकुश लगेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो है फोर्थ पिलर माना गया है मीडिया को, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिसी को जो है पॉलिसी जो है पूरे मीडिया के जो नैरेटिव होगा, क्या क्या नैरेटिव होगा, उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। क्योंकि जो खोजी पत्रकारिता और जो महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग है, उसको कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा डिस्करेज करेगी, जिससे कि जो मीडिया की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जो मीडिया जो है अगर प्रो गवर्नमेंट अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रही है तो सही है, लेकिन अगर वो अगेंस्ट करती है तो उसे एंटी नेशनल और एंटी सोशल का नाम भी दिया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं एथिकल कंसर्न, इसमें कुछ नैतिक चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की बात कही गई है, जो भी प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताएगा, ठीक है। जो भी तो यहाँ पर जो है जो भी जो स्टेट का जो हमारा जो राज्य का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है, अगर हम उससे एनकरेज करते हैं या फिर हम उसे स्प्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात की गई है, तो जिससे कि जो इन्फ्लुएंसर्स का जो कंटेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी जो है यहाँ पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर है वो इंसेंटिव्स की वजह से तो है प्रो गवर्नमेंट नैरेटिव जो है वो यहाँ पे स्टेट नहीं कर रहा है डिजिटल स्पेस में। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स फॉर अदर स्टेट, अन्य राज्यों के लिए जो है ये एक मिसाल बन सकती है। आज जो है उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है, कल को जो है अन्य राज्यों में भी जो है इसको लागू किया जा सकता है, जिससे कि लोगों में जो अगर सरकार के प्रति किसी भी प्रकार लोगों में सरकार के प्रति अगर कोई भी असहमति है, डिसेंट है, तो उसको वो जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे इनोवेटिव और जो डाइवर्स व्यूज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत हद तक सीमित हो जाएंगे, क्योंकि सरकार द्वारा ही जो है पूरी डिजिटल स्पेस जो है उसको कंट्रोल किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था 2018 में, इसमें ठीक है, इसमें जो है इन्होंने कुछ मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाने के लिए कुछ मानदंड स्थापित किए थे। तो वो हम एक बार मानदंड देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है राइट टू स्पीच की, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है फंडामेंटल राइट जो है उसके हनन की बात कहते हैं जो भी यहाँ के क्रिटिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके मानदंड की बात करें तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ठीक है, तो उसका कोई एक लीगल बेसिस होना चाहिए, उसका जो है कोई कानूनी आधार होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस लगा रहे हैं आप हमारी राइट्स पर, तो उसके लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसको वैलिड होना चाहिए। पर ये जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रैशनल पर्पस होना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है वो जो है वो वैलिड होना
होना चाहिए। पर यहाँ पर बहुत सारे जो है वेग टर्म्स को इंक्लूड किया गया है, उपयोग किया गया है, जो कि पॉलिसी के उद्देश्य जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं, उसने बोला था कि द एब्सेंस ऑफ लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव्स, कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सीधा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हैं। अगर कोई जो भी एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल कंटेंट के अंतर्गत जिसको भी बुक किया जा रहा है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजन भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि कोई और भी जो है ऑल्टरनेटिव विकल्प जो है वो मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये इस वाले जो पैरामीटर्स है, इस पर भी जो है अगर पॉलिसी को देखा जाए तो यहाँ पर भी वो खरी नहीं उतरती है। इसके बाद हम देखें तो द लिमिटेशन मस्ट नॉट हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द राइट होल्डर। तो जो भी अधिकार धारक है उस पर इस जो भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो है हनन नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरी जो अगर हम पॉलिसी देखें तो ये जो है इसे हम एक कैटलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, जो हमारे जो डिजिटल स्पेस जो है और को रेगुलेट करने के लिए और डिजिटल स्पेस को रेगुलेट करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो है एक सराहनीय कदम है। ठीक है, लेकिन जो है हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, जहाँ पर कि डिजिटल मीडिया को हम लोग प्रमोट करें और साथ ही साथ जो हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है उसकी भी हम लोग रक्षा करें। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।